इंडिया में ही विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। डू यू हैव एनी आइडिया लाइक अभी एआई कैसे परफॉर्म कर रहा है या फिर इन फ्यूचर अगर एआई आता है सो दैट विल बी सिंस लास्ट 20 years आई हर्ड सेम थिंग कि इंडिया इज वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे बहुत अच्छे क्लिनिकल ट्रायल हो सकते हैं बट स्टिल वी आर डूइंग 2 to 4%। मैंने अगर कुछ खाया मेडिसिन और मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट होता है, इवन खाने के बाद मुझे हल्का सा रैश भी आता है, तो मेरे बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो मेरा एक स्टैंडर्ड है। तो हम अगर इस तरह से एजुकेशन को देखेंगे तो हम एजुकेशन चूज भी उसी वे में करेंगे कि पेशेंट इज नॉट सो अवेयर अबाउट दिस क्लिनिकल ट्रायल्स। पेशेंट छोड़ो, हाईली क्वालिफाइड पर्सन व्हाट दे थिंक कि क्लिनिकल ट्रायल्स मींस ये मेडिसिन खाएंगे या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। मार्केट में जो मेडिसिन अभी अवेलेबल है दैट टू हैव द साइड इफेक्ट्स। यू सी क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी सदियों से चलती आ रही है पर किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अभी उस इंडस्ट्री का इंडिया में वैल्यूएशन है $2 बिलियन और 2030 तक उसका कुछ वैल्यूएशन कहा गया है कि $3.3 बिलियन तक जाएगा। बट द थिंग इज अभी तक उसका ट्रू पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है और आज हम विजय जी से जानेंगे कि एक्चुअल में हम कहाँ पे पीछे हैं, वेयर वी आर लैकिंग, और कहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें कुछ ही समय में पता चल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। Vijay ji, welcome to Unicorn Talks. Thank you It's so great to much, have you on this Parag. podcast. And you see, I'm very much excited for this because मेरा एक दोस्त है जो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है एंड ही यूज्ड टू टेल मी लाइक पैथोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं एंड लॉट ऑफ स्टफ्स। सो तब उसने मुझे बताया था कि रिसर्च कुछ ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पाता है, स्पेशली इन इंडिया। या स्पेसिफिकली स्पीकिंग इन इंडिया। तो पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि लाइक who you are, how you started this company and what's your vision behind this company? Yeah, sure. मैंने बी फार्मेसी किया है। बी फार्मेसी के बाद मुझे ऐसा था कि यार ऐसी इंडस्ट्री ढूंढूंगी जहाँ जल्दी जॉब लगेगा। सो मैंने देखा कि प्रोडक्शन में इतना खिचपिच है, आईटी में जाओ तो और परेशानी है। Okay. तो बिकॉज आई वॉजंट डन माई बी फार्म इन सो वेल मैनर, Okay. सो मुझे ऐसा था बस फर्स्ट ईयर से जॉब ही करना है। Okay. तो मुझे देखा कि यार मार्केटिंग बहुत अच्छा है, मतलब सैलरी अच्छी है एंड बढ़िया डॉक्टर से जाके मिलना है। सो व्हेन आई वाज मतलब मेरा जो फर्स्ट डे था जॉब का, Okay. देखा यार बाहर 50 लोग बैठे हैं और मुझे अंदर जाके बात करनी है, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो मुझे लगता था कि यार मैं ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूँगी जो मैं ये डॉक्टर मुझसे बात भी करेगा। Right. तो मैंने कुछ मेरे स्टैंडर्ड्स रखे। Okay. और मेरा था लोकल कंपनी बिकॉज मुझे था जल्दी जल्दी चाहिए। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होना मतलब हो गया था। Okay. मेरे पास कुछ 250 नंबर थे मेरे मोबाइल में, सबको मैंने बोला था मेरे मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब करना है। तो जहाँ से मुझे फर्स्ट ऑफर आया एंड आई हैव सिलेक्टेड फॉर दैट। मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि सैलरी क्या है वगैरह, बस मुझे जॉब करना था। Okay. सो मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे एंड एक था कि इतने इतने डॉक्टर्स को आपको मिलना है जो कोर एरिया था नागपुर का, Okay. लाइक रामदास पेट, सीताबड़ी, धरापेट, यहाँ पे करीब करीब 450 हॉस्पिटल्स है। ये Okay. नागपुर का कोर हब है बोलते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के लिए। Okay. और मेरे प्रोडक्ट बहुत सिंपल थे जिसमें एक फेरस फिमारेट करके आयरन सप्लीमेंट था, सेकेंड था लाइक निमुसुलाइड एंड सेरेशोपेप्टिडाइज जो पेन किलर होता है, एंड पेंटाप्रोजोल ओमेप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन जो एंटासिड करके यूज होता है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी डॉक्टर मेरा क्यों लिखेगा, हजारों ब्रांड्स एंड देन ब्रांडेड कंपनीज भी है। देन आई हैव सीन द पैटर्न, जो 100 लोग बैठे थे वो कभी भी कॉल कर रहे हैं, 1 सेकंड का कॉल होता था, जस्ट डोर के पास गए वापस आ गए। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसे तो कॉल नहीं करूँगी डॉक्टर का, एंड मेरे पास ऐसा बताने के लिए भी कुछ नहीं था प्रोडक्ट्स के बारे में, बिकॉज डॉक्टर्स आर सो knowledgeable about the drugs, their mode of action and all these things. Okay. So जब मैंने शुरुआत की, आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर डॉक्टर का जिस दिन कॉल करूँगी, नेक्स्ट कॉल मेरा अगर मुझे ऐसा कंपनी में ऐसा रहता है
कि अगर आप डॉक्टर्स को मिलने जा रहे हो तो आप कुछ डॉक्टर्स को वंस इन अ टाइम मिलोगे, कुछ ट्वाइस। Yeah. तो अगर मैं इस डॉक्टर को 1 तारीख को मिलती हूँ और मुझे उनको वंस मिलना है, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं उनको वंस एक को ही मिलूंगी और मेरा ही पहला नंबर रहेगा। Okay. और मैं कभी भी मेरा कॉल मिनिमम 15 मिनट से पहले ख़त्म नहीं करूँगी। आई Okay. सिट डाउन आराम से और मैं जनरल टॉक करते करते हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इन केस अगर उनको नहीं पता। हाँ. फर्स्ट तो इस तरह से मैंने कॉल शुरू किया एंड विद इन 3-4 मंथ्स आई हैव सीन द रिजल्ट्स। मेरा प्रोडक्ट का नाम था फोबिरॉन, तो वो प्रोडक्ट से मुझे जानते थे, ये वो फोबिरॉन गर्ल का है। Okay. सो इन दिस वे मुझे ऐसा लगता है कि हमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। Okay. तो दैट थिंग आई हैव लर्न सिंस माई फर्स्ट जॉब, व्हाट वैल्यू आई हैव एडेड इन माई वर्क एंड देन फैमिली, देन सोसाइटी। सो these things inspired me Okay. to bring the Canvas clinical research. Okay. ये जॉब करते करते मुझे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में पता चला था। एज आई एम कीन की करियर हमेशा ऐसे जगह बनाना चाहिए जो आने वाला है, जो फ्यूचर है। तो जब कॉल करते हुए इतने सारे लोगों से, क्योंकि 3-4 घंटे मैं पहले पहुंच जाती थी, तो मेरे पास बहुत टाइम था एक्सप्लोर करने के लिए, बातें करने के लिए। और वहाँ बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के लोग रहते थे जो कुछ कर रहे हैं बाहर जाके, या उनके कहीं बाहर के कंट्रीज़ में मीटिंग हो रही है, या उनका कोई रिसर्च मॉलिक्यूल लॉन्च हो रहा है। Okay. तो तब मुझे क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पता चला एंड आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि कम पैसों में मैं कैसे इसमें एंटर कर सकती हूँ। तो आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड स्टार्टेड वर्किंग इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। Okay. एंड वही मेरा जो फर्स्ट था कि हाउ आई एड द वैल्यू। सो आई हैव स्टार्टेड विथ एंडोक्रोनोलॉजी, जहाँ पे मैंने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल किया। उसके बाद मैंने ऑन्कोलॉजी में काम किया। ऐसे करते करते मैंने हर सेगमेंट में काम किया एंड आई हैव सीन लूपहोल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वेज। और यही मुझे मुझे क्या बोल सकते इंस्पिरेशन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए कि इंडिया में आज जो हम 2% क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, बिकॉज सिंस लास्ट 20 years आई हर्ड सेम थिंग कि इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री एंड यहाँ पे बहुत अच्छे क्लिनिकल ट्रायल हो सकते हैं बिकॉज वी आर कॉस्ट इफेक्टिव, बट स्टिल वी आर डूइंग 2-4% नाउ ऑल्सो। Like globally or according to the population? ग्लोबली वी आर डूइंग, समझो अगर 100% ट्रायल हो रही है, US इज अहेड देन अदर कंट्रीज, इवन चाइना इज अहेड टू इंडिया, बट हम नहीं कर रहे। That is strange. हाँ, Like, तो यही एक चीज़ था जो मुझे लगा कि इसमें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड मेरा विजन हमेशा यही रहेगा कि हम कैसे ये जो 2-4% है इसको आगे लेके जा सकते। Okay. अब आपने ये कंपनी शुरू तो कर दी, पर उसके मेन चैलेंजेस कौन से थे जो आपको लगता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर स्टार्टअप एस्पेक्ट में देखा जाएगा, सो ये टोटली वुमन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप है। ओके. मी एंड माय मदर इज अ लाइक स्टेक होल्डर। ओके. सो जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलते हैं 2 वुमेन लीड स्टार्टअप को हम लोन नहीं दे सकते हैं, दो यू हैव अ क्या बोलते हैं गुड फंड इन योर अकाउंट, करंट अकाउंट। सो ये अपार्ट फ्रॉम दिस स्टिल अगर जैसे क्लिनिकल ऑपरेशन में देखा जाए, बिकॉज आर फोर्टे इज टोटली लाइक वी आर डूइंग phase 2 and phase 3 clinical trials. Okay. That too, our niche is global super specialty and rare disease clinical trials. मतलब challenges ये देखेंगे, ecosystem नहीं है। Okay. तो ये फर्स्ट चैलेंज रहेगा, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। Okay. I agree on this. बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग एंड इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। Synergies among the stakeholders, that is lacking. What exactly problems hospitals, doctors or site management organization are suffering, ये दूसरे लोगों को नहीं पता है। to managing all these things, मतलब all stakeholders, करीब 6-7 stakeholders है, उनके साथ एक यूनिफॉर्म लेवल पे जाना एंड क्वालिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना। Right. And again, patient is not
so aware about these clinical trials. Okay. पेशेंट छोड़ो, हाईली क्वालिफाइड पर्सन जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, व्हाट दे थिंक कि क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स ये मेडिसिन खाएंगे या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे. Okay. सो इट्स सो फनी. मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इसको आंसर कैसे करूँ. बोलते अच्छा ऐसे खाते हैं लोग, तो क्लिनिकल ट्रायल्स कितना सेफ है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये आज तक पता है ऐसा मुझे कोई नहीं मिला. इवन दो मेरे फैमिली को भी मुझे 5-6 साल लगे कि एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ बताने के लिए. सो ये चीज़ बहुत एंड अगेन मैंने एक बायस ऐसा भी देखा जहाँ पे मेडिसिन्स बहुत कॉस्टली है. लाइक ऑन्कोलॉजी का अगर कोई पेशेंट है, मतलब जिसको कोई कैंसर है, वो खुद आ जाएगा हमारे पास कि प्लीज़ मुझे इनरोल कर लो, क्योंकि उसका कॉस्ट मंथली 6 से 10 लाख जा सकता है. तो तब वो ये नहीं सोचेगा कि ये खा के या ये मेरे बॉडी के अंदर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा. सो ये बायस कहीं ना कहीं लोगों ने छोड़ देना चाहिए कि और ऐसा मतलब हाँ सी व्हेन वी आर डीलिंग इन हेल्थ केयर या ह्यूमन बॉडी के साथ हम डील कर रहे हैं, राइट. सो एवरीवन इज दैट मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेस. एंड मतलब कोई ये नहीं चाहेगा कि हाँ ये खा के कोई मर ही जाए. एंड पेशेंट को या लोगों को ये चीज़ें भी पता चलनी चाहिए. मार्केट में जो मेडिसिन अभी अवेलेबल है, जो अप्रूव्ड है, रेगुलेटरी अप्रूव्ड, दैट टू हैव द साइड इफेक्ट्स और इट कैन वेरी ह्यूमन टू ह्यूमन. तो ऐसा हम कैसे खाते हैं ना मेडिसिन, मतलब लाइक मुझे पैर दर्द दे रहा है तो मैं खा लूँ, मेरा सर दर्द दे रहा है मैं खा लूँ. हम ये नहीं तब सोच रहे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम वो मेडिसिन खा रहे, क्योंकि वो खा के तुरंत आप नहीं मर रहे हो. तो ये चीज़ें गलत है. आपको मेडिसिन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. तो ये मैंने देखा कि इंडिया में नहीं पता है. When it comes to clinical research, like what kind of research do clinical trials we have? Like I'll just emphasize this कि अभी आप बोले कि phase 2 और phase 3 का trials होते हैं, तो वो process क्या होती है? And because you have mentioned that your company is into SMO, तो प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिए कि लाइक वो होता क्या, कि काफ़ी लोगों को इसकी आइडिया है ही नहीं. इवन आई डोंट हैव दैट आइडिया. SMO क्या होता है? सो इसका फुल फॉर्म है साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और हर हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा पैथोलॉजी, ICU, MICU या सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट होता है. सो ये क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट को जो मैनेज करते हैं उनको साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बोला जाता है. सो साइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स को साइट बोला जाता है. सो दैट्स वाई साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. हमारा फोटे है फेज 2 एंड फेज 3, मतलब हम वही करते हैं. बट दैट डजंट मीन कि ट्रायल ऐसे शुरू होता है. जैसे ड्रग डेवलपमेंट लैब में कंप्लीट होता है, उसके बाद प्री क्लिनिकल्स होता है जो एनिमल्स पे होता है. तो एनिमल्स के बाद फेज 1 होता है जो सेफ्टी, उस मॉलिक्यूल का सेफ्टी पैरामीटर्स चेक होते हैं. फेज 2 होता है एफिकेसी. लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल समझ लो उसका क्लेम है कि वो फीवर रिड्यूस करता है, तो सच में वो करता है क्या, वो देखना मतलब फेज 2. फेज 3 होता है, देर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेज 3 और लार्जर पॉपुलेशन पे भी होता है. तो कुछ होता है, हो सकता है कि आर्म्स फाइंड आउट करना, जैसे आपने देखा होगा 500, 1000 जो भी ऐसे हर मॉलिक्यूल के डिफरेंट जैसे mg ग्राम जो होता है वो फाइंड आउट करना, या अलग अलग डोजेस फॉर्म, या फिर उस मॉलिक्यूल का डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट है. सो जो भी ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू दैट फेज 3 उस हिसाब से किया जाता है. एंड फेज 4 होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, मतलब मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होने के बाद भी फेज 4 होता है कि या लार्जर पॉपुलेशन पे उसका क्या इफेक्ट है ये देखने के लिए. सो लाइक फेज 1 से उसका एक क्या बोलते हैं सैंपल साइज ग्रो होते जाता है. एंड इन फेज 4 वो बहुत ज़्यादा वो पूरे मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाता है. हाँ, मार्केट के लिए भी अवेलेबल होता है. बट अलॉन्ग विद दैट पोस्ट मार्केट मतलब सर्विलेंस भी शुरू रहता है कि लार्जर पॉपुलेशन पे या डाइवर्सिफाइड रीजन मतलब अलग अलग लोकेशन पे या इथनिसिटी पे क्या इफेक्ट्स है वगैरह, ये सब देखा जाता है. क्लिनिकल रिसर्च बस क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना ही नहीं है. हम जो मेडिसिन आज भी खा रहे हैं उस पर वॉच रखना, उस अगर इन केस उसमें कुछ
ऐसा है, आपने देखे होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मार्केट से विड्रॉ होते हैं. Yeah. रिसेंटली आपने रानिटिडिन देखा होगा हाँ, राइट कि मतलब कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, ऐसा कुछ था, न्यूज़ में था और वो विड्रॉ किया गया. ओके. तो ये जो होता है ये फार्माकोविजिलेंस के कारण होता है, मतलब वॉच ऑन ड्रग. सो लाइक दिस डिपार्टमेंट इज वॉचिंग जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक पॉपुलेशन जो भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग हमें करनी चाहिए एज अ जागरूक ग्राहक. मैंने अगर कुछ खाया मेडिसिन राइट और मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी मीन्स इवन खाने के बाद मुझे हल्का सा रैश भी आता है ओके. या रेडनेस होती है, हाँ. तो आप अगर देखोगे जो लिफलेट होता है मेडिसिन का उसमें एक नंबर दिया जाता है. हाँ, राइट. या मेल आईडी होती है. हमारे इंडिया में ये लोग बहुत कम करते हैं. ईच गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज़ दिस सेटअप. ओके. इवन कंपनीज भी है जो हम इस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो रिपोर्ट होता है. ओके, रिपोर्ट एंड होता है. उसमें फिर आपको मतलब आपने खाने के बाद कितने देर में ये आया वगैरह जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको आंसर करने रहते हैं. ओके. या आप वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म भी भर सकते हैं. बट वो कंपनीज, स्पेसिफिक कंपनीज रिस्पॉन्ड करती हैं? वो कंपनीज का हाँ करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लैकिंग है काफी सेगमेंट्स ये में. आप ये मैंने देखोगे देखा ना है. ये सारी चीजें बाहर के कंट्री में बहुत ज्यादा होती है. ओके. इसी को बोलते हैं जागरूक रहना. ओके. हम हमारे बॉडी और मेडिसिन के लिए बहुत कम जानते हैं. तो वहाँ आप देखोगे इंडिया में ही विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती है, बाहर में ऐसा नहीं होता है. हाँ, राइट. ये तो मैंने सुना हाँ है. इसी का तो ऐसा है कि आप ऐसे ही कुछ खा नहीं सकते और नहीं खाना चाहिए. सेकंड, अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है आपको रिपोर्ट करना चाहिए. तो इसमें अलग अलग सेगमेंट्स है. एक हुआ क्लिनिकल ट्रायल जिसको हम क्लिनिकल ऑपरेशन बोल सकते हैं. ये सारा जो रॉ डेटा है उसको वैलिडेट करना, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. अगर कोई एईज, एसईज या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में भी जो भी एईज, एसईज होते हैं उसको मैनेज करने का काम, या रिकंसलेशन बोलते हैं हम. ओके. उसको फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं. फार्माकोविजिलेंस. इस ट्रायल्स को इंडिया में करने के लिए परमिशन देना या अप्रूवल देना, ऑडिट, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शंस करना, या थ्रू आउट जो कंडक्ट इथिकल होना चाहिए, या पेशेंट सेफ्टी, वेलबींग और राइट्स पेशेंट के बाधित रहने चाहिए थ्रू आउट द ट्रायल. ये काम जो देखता है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. ओके. इंडिया के रेगुलेटरी अथॉरिटी सीडीएस को है. सीडीएस को. हाँ. ओके. एंड इनके जो हेड होते हैं वो डीसीजीआई बोला जाता है. डीसीजी. हाँ. तो ये जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कितना स्ट्रीमलाइन है. हाँ. मतलब हर चीज़ है. उसके बाद हम जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं ट्रायल्स में तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग उसमें बोलते हैं. ओके. उसके बाद ये सारा डेटा आर्काइव किया जाता है. ओके. तो वो अभी लाइक फ्यू इयर्स बैक एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल, ये न्यू सेगमेंट आया है. थ्रू दिस मतलब सॉफ्टवेयर्स वी आर आर्काइविंग ऑल दिस डेटा. ओके. तो देयर आर एन नंबर ऑफ छोटे छोटे सेगमेंट्स है. बट हाँ मेजरली ये सेगमेंट के थ्रू मतलब चीज़ें मैनेज की जाती है. राइट. ओके. टेल मी, इंडिया एक डायबिटिक कंट्री ऐसा बोला जाता है. तो डायबिटीज़ के लिए इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च कितना इफेक्टिव चल रहा है? लाइक कितनी अच्छी तरह प्रैक्टिसेस चल रही हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो डायबिटिक मतलब लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ पे स्पेशली ट्रायल्स कंडक्ट हो रही है. मेरा जो फर्स्ट ट्रायल था जो मैंने 2008 में किया था, दैट वाज ऑन टाइप 2 डायबिटीज़ ओनली. तो मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन अगर आप देख रहे होगे, जैसे मॉलिक्यूल्स मतलब टैबलेट फॉर्म में भी है, इंसुलिन में भी है. देयर आर मेनी लाइक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द डायबिटीज़. ओके. एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी बार आता है दिमाग में, तो वो ये है कि हमारे इंडिया में कितनी अच्छी तरह इसको गवर्न किया जाता है, क्योंकि गवर्नेंस इशू काफ़ी सारे होते हैं. तो यहाँ पे लूपहोल्स कितने हैं और अभी फ़िलहाल जो रूल्स हैं वो कैसे हैं इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च को लेके? हम बोल सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक सुधर रही है. 2019 में हमारा इंडिया का खुद का न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 ये आया है. सो वी फॉलो दीज गाइडलाइंस. एक स्टेक होल्डर है
क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हुए, जिसका रोल ही ये रहता है कि जो भी पेशेंट्स ट्रायल में एनरोल हुए हैं ओके उनका राइट, सेफ्टी और वेलबींग थ्रू आउट क्लिनिकल ट्रायल्स मॉनिटर करना, ओके जिसको एथिक्स कमेटी बोला जाता है. सो Ethics एवरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैज़ देयर ओन इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, ओके जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर से बनी होती है. मतलब मिक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं हॉस्पिटल के और बाहर के, ओके एंड दैट मेंबर्स उसमें करीब करीब 7 से 15 मेंबर्स रहेंगे. ओके तो वो मेंबर्स जैसे कोई उसमें लीगल पर्सन है, ले पर्सन है, फार्माकोलॉजिस्ट है, एमडी मेडिसिन है, तो ऐसे लोगों की एक फोरम रहता है ओके जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रायल्स को अप्रूवल देना है कि नहीं देना है. फर्स्ट तो अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेकंड ये एथिक्स कमेटी. ओके विदाउट दिस टू अप्रूवल वी कैन नॉट कंडक्ट एनी क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया. ओके मतलब सीरियसली फॉलो किया जाता है. पूरा किया जाता है, सीरियसली नहीं, बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ. और ऐसा नहीं कि जस्ट अप्रूवल दिया छोड़ दिया. ओके उसके बाद दे कम एट आवर साइट, चेक ऑल द डेटा. ओके इसमें पेशेंट को रियम्बर्समेंट दिया क्या, मेडिसिन देते वक्त सारे प्रोटोकॉल के हिसाब से मेजर्स लिए गए थे, कि ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन रिव्यू टिल द क्लोज आउट ऑफ द ट्रायल. अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको कि क्लिनिकल रिसर्च में है फिलहाल इंडिया में? सबसे बड़ा चैलेंज सिनर्जीज नहीं है अमंग द स्टेक होल्डर. ओके अगर मेजर स्टेक होल्डर बोलेंगे, स्पॉन्सर, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेटर्स, डॉक्टर्स, ओके एथिक्स कमेटी एंड पेशेंट. सो जो हॉस्पिटल वाला जो पार्ट है, लाइक साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स एंड पेशेंट, राइट इनको डेवलप होने की ज़रूरत है. और Right. इनकी और ये जो बाकी के स्टेक होल्डर्स है, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इनमें सिनर्जीज होनी चाहिए. ओके सो इंडियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के लोगों के लिए काम करता है, ओके इंक्लूडिंग पेशेंट. तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए. यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स एटलीस्ट वंस इन अ वाइल मिलने चाहिए, या इस टॉपिक पे लाइक हम कैसे पेशेंट को एम्पावर कर सकते हैं, हॉस्पिटल को हम कैसे ट्रायल फ्रेंडली बना सकते हैं. तो ये सारी बातें इस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए. ओके तो वो इकोसिस्टम डेवलप अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा मुझे लगता. जब तक ये हॉस्पिटल्स एंड साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट एंड पेशेंट एम्पावर या ग्रो नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो 4% से हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके तो एक तो हो गया कि अभी ये सिनर्जीज है नहीं, बट ऑन द अदर साइड जो स्पॉन्सर्स का इशू है, लाइक स्पॉन्सर्स कोई मेडिकल कंपनी करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है, या कोई इंडिविजुअल भी ऐसे करते हैं? जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती है, बिकॉज जैसे अब फाइजर है, नोवो नॉर्डिक्स है, एस्ट्राजेनिका है, ऐसे एन नंबर ऑफ कंपनीज है. ओके वो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं फॉर न्यू मॉलिक्यूल और फॉर बायोसिमिलर आल्सो. बायोसिमिलर एंड अभी इंडियन कंपनीज कोई ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली स्पॉन्सर करती हैं, लाइक डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, या फिर ओबेसिटी को लेके हो गया, ऐसे कुछ? पर्टिकुलरली मैं कौन से सेगमेंट में ऐसा नहीं बता सकती क्योंकि उनका इंटरनल क्या रिसर्च चल रहा है, बट सन फार्मा एक इंडियन कंपनी है राइट जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत अच्छा काम कर रही है. लाइक दे आर फार अहेड ऑफ अदर कंपनीज. अदर कंपनीज. ओके मुझे एक बात बताइए, स्टूडेंट्स कितने एनरोल होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के लिए, लाइक दे आर इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस इंडस्ट्री? बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों को ना या तो इंजीनियरिंग करनी है, या तो डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं तो वो एंटरटेनर बनना है. और ये नहीं बन पाते तो क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं. Really? तब एनरोल करते हैं. Okay. बट दिस इज नॉट अ राइट वे टू एनरोल इन क्लिनिकल ट्रायल्स. Okay. सी व्हेन वी आर डीलिंग विथ डॉक्टर्स, और लाइक ऑलमोस्ट वी आर डीलिंग विद डॉक्टर्स ओनली. Okay. उसके बाद या हम जो क्लाइंट्स है, दे आर आल्सो हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, लाइक दे आर पैरामेडिकल हो सकता है, या फिर
बी फार्म एम फार्म ऐसे. सो व्हेन वी हैव टू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल, मुझे लगता है हमें भी वो प्रिपरेशन ज़रूरी है. ओके. टू मतलब इस ऐसा नहीं कि आपका कहीं नहीं हो रहा तो चलो अब सैलरी थोड़ी अच्छी क्लिनिकल रिसर्च में तो यहाँ आते हैं. तो Okay. ये अभी करंटली स्टूडेंट का यही परसेप्शन रहता है कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो चलो ठीक है मैं बी फार्म करता हूँ. ओके. बी फार्म में फार्मेसी नहीं लग पाई तो चलो मैं क्लिनिकल रिसर्च करता हूँ. बट लाइक सीरियसली स्टूडेंट्स डू दैट? बहुत कम स्टूडेंट्स वो विजन से करते कि नहीं ये मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली एजुकेशन को आज भी स्टेटस देखा जाता है. ओके. कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर हुआ, हाँ. सो जैसे होता है मेरे घर में अगर BMW या मर्सिडीज या कोई ऐसी गाड़ी सीडान है हाँ. तो मैं एक वेल्दी पर्सन हूँ. हाँ. तो मेरे बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो मेरा एक स्टैंडर्ड है. तो हम अगर इस तरह से एजुकेशन को देखेंगे राइट. तो हम एजुकेशन चूज भी उसी वे में करेंगे कि ये Okay. अच्छा ये बुरा. ओके. सो कोई ऐसा केस आपको याद आता है कि लाइक कोई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पैशनेट थे क्लिनिकल रिसर्च के लिए एंड दे जॉइंट, ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है आपका? नॉट एग्जैक्टली बट हाँ जैसा मेरा जो विजन था स्टार्टिंग की कुछ अलग करना है, कुछ वैल्यू एडिंग करना है, राइट. तो ऐसे स्टूडेंट्स थे और है मतलब मिलते हैं मतलब. कोई बट ऐसी हाँ स्टोरीज? जैसे मैं बोल सकती हूँ कि कोविड में एक मेरी स्टूडेंट थी जो कोविड बैच था. ऑब्वियस हम ऑनलाइन थे. शी इज़ नॉट फ्रॉम नागपुर. ओके. सो शी जॉइंड 1 month लेटर. Okay. जब कोर्स शुरू भी हुआ था. शी इज़ सो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं. हाँ. ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट शी हैज़ दैट एक बोलते हैं कि पेशेंस और हाँ मुझे करना है कुछ अलग मेरे लाइफ में. ओके. तो उसने कोर्स पूरा कंप्लीट किया. तब हमने शुरू किया था कि हाँ जो भी लाइक वीडियोस भी आप देख सकते हो अगर आपने कोई क्लास मिस किया है या आपको, क्योंकि Okay. इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप देखो. ओके. तो शी वॉज द वन who has seen all the videos, make a notes. ओके. और फिर उसको हमने जो हेल्प किया थ्रू आउट 6 months ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स, उसने वो हर चीज़ की. ओके. मतलब इवन CV बनाने से लेके. बहुत बार क्या होता है हम CV को बहुत कैजुअली लेते हैं, बट जो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कि हमें अपने आप को उस CV में लिखना है, तो शी हैज़ डन दैट. ओके. फिर हम लोग इंटर्नशिप देते हैं. तो इंटर्नशिप के लिए हमें जैसे उस हॉस्पिटल का परमिशन लेना पड़ता है कि ये कैंडिडेट को हम भेज रहे हैं या वहाँ पे वैकेंसी है. वहाँ जाने के बाद ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने वो सारी चीज़ समझ जानी चाहिए, वो प्रोसेस क्या है. ओके. ये बहुत कम बच्चे समझते हैं, बट उसने वो समझा भी, रिलेशन डेवलप किया वहाँ पे. आई रिसीव द कॉल कि शी वॉज वेरी गुड एंड वी वांट टू मतलब लाइक कीप हर एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर. ओके. बट उसको वो मतलब एक करते करते ना जब हम खुद से जब करने लगते हैं और समझने लगते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं. शी हैज़ जॉइंड TCS मतलब आफ्टर दैट इंटर्नशिप. सो ये है कि आपको समझना चाहिए कि जो प्रोसेस दिया है अगर आपने वो प्रोसेस पूरे अच्छे से, बिकॉज वी नो दैट कि इंडस्ट्री के क्या ट्रेंड्स है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, लाइक HR क्या चाहते हैं, रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज क्या होना चाहिए. आप सोचोगे ये सब डाइवर्ट करके बस जॉब चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है. सो शी ऑलवेज रिमाइंड मी कि हाँ अगर मैं मुझे अगर चाहिए तो उस टाइप के स्टूडेंट चाहिए. ठीक है आप नॉर्मल हो, आपको नहीं आता है, बट यू हैव दैट गट्स कि मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करूँगी. उसके लिए मेरे पास पेशेंस है. हाँ, आई लर्न दिस. ओके. तो वैसे क्या बोलते हैं, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है जो काफ़ी कम स्टूडेंट्स में दिखता है. और डेडिकेशन के साथ सुनने की कैपेसिटी. मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब हमेशा याद रहता है कि हम क्या कर सकते हैं हमारे लाइफ के साथ. अगर हमने सही में किसी को मेंटर बना लिया और उसका हर बात सुन ली. मेरा एक स्टूडेंट था, BSc था, बट पता नहीं क्यों लाइब्रेरी में जॉब करता था. ही यूज्ड टू अर्न ओनली 3000. जब वो ये कोर्स करने आया, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश भी अच्छा था, कॉन्फिडेंट था, स्मार्ट था, मतलब हर चीज़ एक्टिविटी में वगैरह चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्प भी की. बट समहाउ जब उसको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी आया कि मैडम मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, रुकूँ, एक होता है ना कि डिसीजन लेना सही वक्त पे सही डिसीजन जो होता है,
सो आई सेड दैट तुम्हें ये करना चाहिए, यहाँ पे मत देखो कि तुम्हें आज कितना सैलरी या स्टाइफंड मिल रहा है। राइट। सो वो गया, ओके। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत उसको बोलना पड़ा, जस्ट कि तुम जाओ हाँ हाँ। और ये चीज़ अच्छे से करो, ये प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करो। ओके। उसने वो किया, दैट टू इन अ कोविड टाइम पीरियड था, कोविड का मतलब लाइक पोस्ट कोविड टाइम। विद इन अ 9 months खुद वो जो डॉक्टर थे वहाँ के हॉस्पिटल के, उन्होंने उसको कॉल किया एंड उनके खुद के एक प्रोजेक्ट पे उसको एज अ CRC रखा। एंड जो सैलरी था, सोचो 3000 कमाता था, उसको 15,000 मिला इन अ 9 months ऑफ पीरियड। मतलब पहले 3 साल वो 3000 पे ही था, एंड दैट 9 months he got 15,000. Now he is earning more than 40-50,000. बट जो वो था, वो एक जो उसको ब्रेक मिला, तो वो उसकी लाइफ चेंज हो गई। अगर वो ये चीज़ मतलब उस वक्त मेरी नहीं सुनता था, या वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता था, वो पेशेंस 9 months का नहीं रखता था, तो शायद वो आज यहाँ नहीं होता था जहाँ पे वो है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट ने ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं है कि लाइक होता क्या है, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है मैं B.Pharm हो रहा हूँ, मैं M.Pharm हो रहा हूँ, तो जैसे बाहर निकलूंगा 50,000 का हैविंग द डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, तो जैसे मैं बाहर जाऊंगा कंपनीज वेट कर रही होंगी मेरा रेज्यूमे लेके, बोलेंगे आइए। तो नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट 6 to 1 year आपको वो पेशेंस रखने पड़ेंगे, वो स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं, they don't need anybody's help. They can मतलब they get everything by their own self। और उसके बाद का जो भी पाथ है ना, वो उनको फिर पता चल जाता है कि अब मुझे किसको आगे नेक्स्ट मेंटर बनाना है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। या जहाँ भी वो फंस जाते, इवन दो जो स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बताया, आज भी वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो मुझे कभी भी उसको कुछ लगा तो हम बात करते हैं। तो ये रैपो रखना चाहिए। सो ये तो हो गई कुछ सक्सेस स्टोरीज। कुछ ऐसी स्टोरीज है जहाँ पे एनोइंग लगा कि लाइक ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए? हाँ, क्योंकि ये जो मैंने शुरू किया था, शुरू करने के पीछे ही विजन ऐसा था कि क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके पीछे सोशल कॉज भी है। तो वॉट एवर आई विल डू, उसके पीछे हमेशा मतलब सोसाइटी बेनिफिट भी रहेगा। हम जो भी नॉलेज देंगे या फिर जो भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए या फिर पेशेंट के लिए करेंगे, उसमें फर्स्ट उनका बेनिफिट होना ही होना चाहिए। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, दैट वाज माय फर्स्ट बैच, ये 2019 की बात है। शी वॉज ज्वाइन, और ऐसा था कि M.Pharm थी, तो एक होता है ना, हमें भी डिग्री को हम रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे लगा कि यार ये तो आराम से कर लेगी, स्मार्ट है। तो हम ऐसे देखते भी है एडमिशन देने से पहले कि कितना पेशेंस है, कर सकता है नहीं कर सकता। सो वी हैव गिवन द एडमिशन। पहले इनिशियली 2-3 months वो रेगुलरली क्लासेस के लिए भी आई। उसके बाद क्लासेस उसने बंक करना शुरू किया धीरे धीरे। एंड शी हैज़ मेनी एक्सक्यूजेस, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, कभी So we cannot have that control कि आप आओ, but we can give the ठीक है आप नहीं आ सकते हो अभी, आप बाद में आओ, ये क्लास या इसका वीडियो देखो या बाद वाले बैच में आप ज्वाइन करो। फिर 3 महीने के बाद उसने मतलब ये भी नहीं रखा, कांटेक्ट भी नहीं रखा। तो हमारे तरफ से कॉल जाते गए कि आप कंप्लीट करो कोर्स, अभी एग्जाम है, अभी सेशनल्स है वगैरह। शी हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड। एंड देन हमने भी कुछ ये नहीं किया फिर, बट हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। Day 1 से जितने भी मेरे बैचेस हुए हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। अचानक से पता नहीं एक दिन उसका कॉल आया मुझे, आई वांट माय सर्टिफिकेट। आई सेड वाई, मतलब ठीक है, आपका वो 3 महीने का जो मॉड्यूल्स बचे हैं, तब हमने ऑनलाइन भी शुरू किया था बिकॉज कोविड वगैरह भी हो गया था। अब जहाँ से हो वहाँ से करो, एग्ज़ाम कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यू हैव टू राइट द एग्जाम, मतलब एग्जामिनेशन। शी सेड नो, मैं ये नहीं करूँगी, आपको मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी वगैरह होगी, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मेरा ऐसा था, शादी हो गई जो कुछ भी है, बट वी हैव सम एथिक्स एंड पॉलिसीज, वी कैन नॉट गिव यू सर्टिफिकेट विदाउट एग्जाम, बिकॉज दिस इज अबाउट लाइफ। हाँ, लाइफ। और दूसरा ये भी है कि अगर मुझे ऐसे सर्टिफिकेट्स ही बांटने, तो मुझे ये सब सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है फिर।
एंड जो लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। सो ये तो था कि हम ये नहीं करेंगे। ओके। सो वो मुझे उसने कॉल करना, मैसेज करना, इरिटेट करना शुरू किया। ओके। एंड मेरा हमेशा पहले से ये था कि मेरा एक पर्सनल नंबर स्टूडेंट के पास भी रहता है, इनकेस आपको कुछ भी इश्यू आए तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। सो शी यूज ये इस चीज़ का उसने मिसयूज़ करना शुरू किया, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि यार, बट मैंने मेरे मैनेजमेंट या जो अदर टीम है उनको बोला था कि इसको समझाओ, ये नहीं होगा। तो वो एकदम ऑफिस में आई, हल्ला वगैरह करना शुरू किया कि ऐसे कैसे आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे, आपने फीस लिया, ये वो। और उसका वीडियो बनाया उसने। तो इनिशियली मैंने इसको बहुत लाइटली लिया एंड उसने मुझे थ्रेटन किया कि मैं ये वीडियो डालूंगी। मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं डरूंगी, बट मैंने कुछ नहीं किया तो आई वोंट मतलब हैव एनी फियर। उसने वो वीडियो लिंक्डइन पे डाला। तो इनिशियली मुझे लगा ठीक है यार, हम बोलते हैं ना कि सही के साइड में लोग बहुत ये करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। और मुझे खुद का था, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, वो आज तक इतना ग्रो नहीं किया। वो वीडियो को 11,000 व्यूज आए थे। सो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि यार, और वो 2-3 दिन में तो आज भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि लोगों को ऐसी चीज़ देखना बहुत पसंद है, रादर दैन जिसमें हाँ मसाला हो कि क्या हुआ दोनों में, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे इतना कंटेंट, मोर देन 200 वीडियोस मेरे आज यूट्यूब चैनल पे हैं। एंड अगर आप हर एक वीडियो देखोगे तो आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मुझे बहुत आश्चर्य, मतलब ये पावर है सोशल मीडिया का कि 3 दिन में 11,000 व्यूज आ सकते हैं। कुछ कमेंट्स भी थे उसमें। एंड दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं, अब चुप नहीं रहना चाहिए, वी हैव टू टेक द एक्शन। एंड देन हमने FIR वगैरह डाला, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई एम कि मैं एक 22 साल के बच्चे पे, स्टूडेंट पे एक FIR करूँ। बट शी हैज़ नॉट गिवन अ ऑप्शन, क्योंकि ये तो एथिक्स के खिलाफ है कि उसके बचपना के लिए मैं उसको एक सर्टिफिकेट दे दूँ, बिकॉज देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जॉब्स अगर ऐसे सर्टिफिकेट पे लगते थे तो आज बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लोग जॉबलेस नहीं रहते थे। ये स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए। इट्स नॉट कि अपने पैसे ही उस सर्टिफिकेट के लिए दिए, अपने पैसे जो दिए हैं वो प्रोसेस के लिए दिया है। आप वो देखो कि वो प्रोसेस हमने फॉलो किया है कि नहीं, आपको प्रॉपरली पढ़ाया, हमने जो क्लेम किया कि जो फैकल्टीज रहेंगे वो उनको एक्सपीरियंस रहेगा, जो वो काम कर रहे हैं और जो वो टॉपिक पढ़ा रहे उसमें वो लोग मतलब एक्सपर्टीज है क्या नहीं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए वो मतलब सारा फैसिलिटी दिया है क्या, या उसके लिए हमने क्या एफर्ट्स लिए हैं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोलना नहीं आ रहा है इंग्लिश में और मैं एक दिन में ऐसा कुछ कर दूँ और वो बोलने लगेंगे। बट अगर आप 0 पे हो तो आप 1 तक जाओगे, आप 9 पे हो आप 10 तक जाओगे। या इस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या है, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस क्या है, इस सब में अगर हम आपको हेल्प कर रहे हैं, वो प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब जो भी पोटेंशियल है, आपको क्या करना चाहिए वो गाइडेंस दे रहे, तो इसके आप पैसे दे रहे। बट लोगों में ये है कि नहीं, हम पैसे दे रहे तो हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए। सो ये थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर हम लोग दिमाग मतलब हम लोग फिर बहुत अलर्ट हो गए। एंड देन वी टेक ऑल द मेजर्स। हम जहाँ पे भी हमारा ऑफिस है अभी, वो वाले पुलिस स्टेशन में हमने हमारा ऑफिस का मतलब एक होता है तभी मुझे पता चला कि जहाँ पे भी आप काम करते हो तो आप जिस एरिया में आते हो वहाँ के पुलिस स्टेशन को पता होना चाहिए कि आपका ये ऑफिस है वगैरह। तो ये सब हमने करना शुरू किया। वॉट एवर द मेजर्स हमें लेनी चाहिए, हम मतलब ये चीज़ मतलब तब से हमने और ज़्यादा अलर्ट हो गए। तो कुछ जो हमारे लूप होल्स थे हमने वो कवर अप कर दिए। बट हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया। सर्टिफिकेट अभी भी अलग नहीं हुआ। सो दैट्स सैड टू नो, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे रिएक्ट करते हैं। बट मूविंग अहेड, लाइक लास्ट 2-3 क्वेश्चन ये मेरे। एक तो है AI को लेके, लाइक काफ़ी लोगों को अभी भी AI की क्लैरिटी है नहीं, पर क्लिनिकल रिसर्च में AI अभी कुछ हद तक इन्फ्यूज़ किया गया है। सो डू यू हैव एनी आइडिया लाइक अभी AI कैसे परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ अभी हो रहा है उसमें? अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि
एग्जैक्टली इन ऑपरेशन मैंने अभी तक ऐसा कोई AI टूल नहीं देखा है, ओके। बट हाँ इन फ्यूचर अगर AI आता है सो दैट विल बी मतलब बूस्ट करेगा क्लिनिकल ट्रायल्स को, बिकॉज आज के डेट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। इतना सारा डेटा मैनेज करना, तो थ्रू दीज टूल्स हो सकता है कि हम ये सब पे कुछ कंट्रोल पा सकते हैं। लाइक पेस थोड़ा सा फास्ट हो हाँ, सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। हाँ, बट अभी तक ऐसा कुछ है नहीं है। ओके ओके, बिकॉज मैंने कुछ मतलब चीज़ें ऐसे सुनी कुछ थी। टूल्स मैंने अभी तक तो नहीं यूज़ किए हैं। ओके ओके, ठीक है। सो स्पीकिंग फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कौन से ऐसे क्लिनिकल रिसर्च चल रहे हैं इंडिया में जो अभी स्टूडेंट्स अभी टैप करते हैं तो उनका करियर बहुत बढ़िया बन सकता है? सी अगर आप देखोगे कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन वाइज नहीं देखना चाहिए, प्रोसेस वाइज देखना चाहिए। ओके। सो ऑल द प्रोसेसेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और जैसे मेडिकल राइटिंग है, फार्माकोविजिलेंस है, ऑपरेशन है, डेटा मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ओके, तो ये सारे ही प्रोसेस, बिकॉज दीज आर द प्रोसेस एंड टू एंड, लाइक स्टार्टिंग डिजाइनिंग पार्ट हुआ ओके एंड एंड एनालिसिस तक। ओके तो आप कहीं भी अगर जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे करियर बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इसी डोमेन में, इसी सेगमेंट में पहले आप एंटर करो। जैसे आपको पता चलता जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ग्रो इन योर करियर। ओके। एंड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें अगर कोई ऐसा है जो क्लिनिकल रिसर्च या फिर बीफार्म बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बिजनेस शुरू कर सकता है। Okay. अगर वो जैसे B.Pharm या M.Pharm नहीं है, बट वो लोग BSc है, MSc है, मतलब कोई भी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्री में आ सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाइक फ्रॉम बायोलॉजी हाँ, बैकग्राउंड? बायोलॉजी के कोई भी लाइफ साइंस में, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, या जैसे जिन्होंने नर्सिंग किया है, ओके, कॉस्मेटोलॉजी किया है, माइक्रोबायोलॉजी, हाँ माइक्रोबायोलॉजी किया है, ओके, वो सारे लोग आ सकते तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत BMS, BHMS ये सारे लोग आ सकते हैं। हाँ, ओके। सो एक लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को और एज वेल एज फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहोगे फॉर क्लिनिकल रिसर्च, वो क्या होगा? स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप जब ये कोर्स कर रहे हो ना, आपको थोड़ा पेशेंस लेके आना है और आपको फोकस स्किल्स पे देना है, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड कंपनी आपको मतलब ये स्किल्स पे आगे लेके जाएगी। सो यू शुड हैव दैट पेशेंस एंड लर्निंग कैपेसिटी ऑल्सो कि हाँ मुझे ये करना है, तभी आप इस इंडस्ट्री में आए। इनिशियली हाँ इसमें सैलरीज थोड़ा कम रहेगा, बट वंस यू मतलब लाइक स्पेंड योर 1 ईयर और इसमें आपने ये सारी चीज़ें सीखी, देन यू कैन ग्रो एज पर योर ड्रीम। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही बोलूँगी, क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हुए थोड़ा सा सोशल कॉज अगर देखोगे तो हम एज ए इंडियंस इसमें बहुत ग्रो कर सकते हैं। ओके, लाइक हाँ, इंडियंस का वो एक है कि थोड़ा इमोशंस हम हर चीज़ में थोड़ा रखते हैं, बट इस इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा नेसेसरी भी है, बिकॉज हर चीज़ अगर पैसे से देखा जाए तो फिर नहीं होगा, बिकॉज लाइफ्स आर एट स्टेक। और अब देखोगी पेशेंट्स या तो हाईली क्वालिफाइड भी हो सकते हैं या ले पर्सन भी हो सकता है। आपको वो चीज़ों तक आना है, मतलब आपको समझना है हर एक का अपना अपना क्या बोल सकते खुद के इमोशंस होते हैं। आपको उस लेवल तक जाके उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर उनको आपको एनरोल करना है। ओके ओके, थैंक यू। एंड नाउ वन थिंग, अगर आपके इंस्टीट्यूट में किसी को एनरोल करना है, सो व्हाट्स द प्रोसेस? फर्स्ट तो बेसिक क्वालिफिकेशन उसका ये लाइफ साइंस होना चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग सारा क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट। क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना मेरे पास आते हैं कि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, 1 साल कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है क्लिनिकल रिसर्च कोई इतना इजी सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है जो कि ऐसे ही मैं आ गया और मैं ये करते करते वो करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं मैं कहीं फार्मासिस्ट करके जॉब कर रहा हूँ और ये कोर्स कर सकता हूँ। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि नहीं, आपको 1 ईयर निकालना है और तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। और दूसरा ये रहेगा कि आपका मतलब जैसे फर्स्ट तो आपका लाइफ साइंस डिग्री ऑल क्लियर होना चाहिए। बहुत बार मैंने एक क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ये किया है, फेस किया है, क्या कोई छोटा कोर्स है क्या?
तो मेरा तभी ये हो जाता है कि नहीं, मैं इनको एडमिशन नहीं देती, या हम बताते कि क्यों ये कोर्स छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, और वो सारा 3 महीने में आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल है। या हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स है, बट स्टिल आप एक छोटा सेगमेंट सीख के इसमें मत उतरो, आपको सब पता होना चाहिए एंड टू एंड, एंड देन आप खुद के लिए ओपन अपॉर्चुनिटीज़ रखो, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा एज अ फ्रेशर आपको कौन से सेगमेंट में पहला जॉब लग सकता है, तो आपको सब पता होना चाहिए, जो कि 3 महीने में आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। कम से कम जो 1 ईयर अपने आप को दे सकते हैं वही बच्चे हमारे यहाँ एनरोल हो सकते हैं। So this is kind of a post graduation diploma. So Post ये कोई graduation क्रैश कोर्स नहीं है, नहीं तो है। ये एक प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स यस है, यस, ऐसा कह प्रॉपर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड अगर आपको इनके इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना है तो उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, डू चेक इट आउट। और अगर आपने अभी तक बिजनेस एपेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम चैनल पे डालते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।